डॉल्पिंग बोलता है कि वैसे ज़्यादा तो नहीं, मगर हाँ मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। वो मिलिट्री ऑफिसर, जनरल डायरेक्टर नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उससे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसे सिर्फ हवेली डीमन ही मिल सकते हैं। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कैसे, समझा नहीं मैं। तभी वो बोलता है कि एक और है जिससे मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। वो कोई और नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर है। सीन शिप प्रताप में दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को मैसेज भेजो क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये कोई और नहीं होता है बल्कि हमारा फोर्थ डिसाइबल यानी कि हान होता है। वो बोल रहा होता है कि उनसे कहो कि मैं उनसे कल बातचीत करना चाहता हूँ और उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। सरवण बोलता है कि लेकिन मास्टर, ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह की हैं। आपको कांटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, उनकी पर्सनालिटी को, वो जानती हैं कि इस लड़ाई में वो बीच में नहीं आनेंगी, इसीलिए बेकार कोशिश है। तो बोलता है लेकिन तब भी उससे कांटेक्ट करो। सरवण बोलता है कि लेकिन अगर आप उससे मदद मांगेंगे तो ये जल्दबाजी होगी, और अगर आप उसे नाराज़ कर देंगे तो उसकी नाराज़गी का मोल हम उठा नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि फाइनेंस मिनिस्टर को अपना दुश्मन मत बनाइए, वरना ये बहुत हानिकारक होगा। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, हमें जोखिम उठाना ही होगा, कांटेक्ट करो उससे। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर। यहाँ पर वो बोल रहा होता है हाँ, कि चाहे अब जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अब, क्योंकि जब लिंक्स सांप में बदल चुका है तो मेरे ख्याल से अब बदला लेने के लिए अपने हथियार भी बदलने होंगे। यानी कि हमारे एमसी की बात कर रहा होता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसे हराना मुश्किल था, अब तो पूरा का पूरा जहरीला नाग हो गया है, तब कैसे हराएगा। चीन शिप्यता में दिखाया जाता है यहाँ पर आंगवा को, जो कि गार्डन अपना जो आंगन होती है वो साफ कर में काम कर रही होती है, और मैंने सोच रही होती है कि उसने कल रात को ज़्यादा शराब पी ली थी, क्योंकि हमारा जो एमसी है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो सोच रही होती है कि मास्टर ने कल कुछ ज़्यादा शराब पी ली थी। सचमुच में कल का दिन तो बहुत ज़्यादा अजीब था, लेकिन आज आज वो कितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सच में वो कितने ताकतवर हैं, मैं सोच नहीं सकती हूँ कि वो कितने अमेजिंग है। कोई भी इंसान कभी भी हैवेलरी डीमन का डिसाइबल नहीं बन सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो काबिलियत होनी चाहिए। मास्टर काफ़ी ज़्यादा काबिल है। यहाँ हमारा एमसी कड़ी मेहनत कर रहा होता है। उसे फ्लैशबैक भी याद आ रहा होता है जहाँ पर हमारा जो डोल्पियोंग है और हमारा एमसी बात कर रहे होते हैं। डोल्पियोंग बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो डर्नल स्ट्रैटेजिक डायरेक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट तो हैं, लेकिन वो सारे के सारे सेना के प्रमुख भी माने जाते हैं, और सेक्ट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रुप उन्हीं का है, और उनसे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। हालांकि उनसे सिर्फ डीमन लॉर्ड मिल सकते हैं, या फिर उनके कहने पर कोई और भी उनसे मिल सकता है, लेकिन उनसे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। और ख़ासकर तो इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, क्योंकि उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं ना मिलना, और तो और काफ़ी ज़्यादा काम भी है, तो मिलना और भी मुश्किल होगा आपके लिए मास्टर। जिस पर वो बोलता है कि और क्या। डोल्पिंग नशे की हालत में बोल रहा होता है, और हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम जस्टिस कोर्ट वाले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और आखिरकार हम ही तो वो लोग हैं ना जो पूरे की पूरे डीमन सेक्ट और डीमन लॉर्ड की रक्षा करते हैं, है ना मास्टर। वैसे मैं बहुत ताकतवर हूँ, आपको पता है कि हैवेली डीमन सेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमारा ही है, हमारा जस्टिस कोर्ट। हमारा एमसी अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है कि ओ नो, ये क्या बकवास कर रहा है, मैं सिर्फ कांटेक्ट बनाने की बात कर रहा हूँ, पारस्परिक संबंध बनाने की बात कर रहा हूँ, ना कि कुछ बकवास। तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो चुके हो। जिस पर बोलता है कि नहीं, एक और है वैसे मास्टर, अगर आप मिलना चाहते हैं तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से निपुण है, तो अगर आप उनसे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अब क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है पूरे के पूरे सेक्ट में वो फाइनेंस का है, वो उसी की ज़्यादा प्रभारी है, इसलिए उनके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ भी हैं। हमारा एमसी बोलता है उनसे मिलना आसान है। जिस पर बोलता है कि हाँ, उनसे मिलना थोड़ा तो आसान होगा, मगर वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं, और क्योंकि वो पैसे के लिए ध्यान देती हैं पूरे सेक्ट में, इसीलिए लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी जानकारी भी है, वो काफ़ी अच्छे से ये काम आसानी से कर सकते हैं आपका। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वो ईमानदारी पे ज़्यादा विश्वास करती हैं, और उसके बदले में उनका व्यक्तित्व है कि वो कभी भी हमारे सक्सेसर की लड़ाई में बीच में नहीं आना चाहेंगी, इसलिए बेकार कोशिश मत कीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि आसानी से वो आपको कुछ बताएंगी भी नहीं, क्योंकि उनके जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके का है, इसीलिए वो पर्सनल जानकारी को लीक नहीं करेंगी, क्योंकि ये भी एक इनलीगल तरीका है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेकार कोशिश है, लेकिन आप पूछ के रहेंगे यंग मास्टर। लेकिन हाँ, तभी वहाँ पर आंगवा आ जाती है, और वो भी रोकते रोकते बोलते बोलते रुक जाता है। आंगवा बोलती है कि मास्टर मैं शराब ले आई हूँ। सो यहाँ पर डोल्पिंग बोलता है कि अरे वाह शराब, और वो सारी चीज़ें भूल जाता है। यहाँ हमारा एमसी प्रेजेंट टाइम पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, और सोच रहा होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि डोल्पिंग ने कहा हुआ है कि उससे मिलना और निपटना आसान नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ईमानदार है और काफ़ी ज़्यादा ताकत भी रखती है, लेकिन उसके पास काफ़ी लोगों का कॉन्टैक्ट भी है, और तो और उसके पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार भी हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे सेक्ट के जितनी भी पैसे का लेन देन का संबंध है वो सारी चीज़ों में रखती है।
और अगर मैं उनके नेचर के बारे में सोचूं तो वो ईमानदारी और बेफालतू के मामलों में ना पड़ करके मेहनत सब कुछ करना चाहती हैं, और ख़ास तौर पर वो हमारी इस लड़ाई में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगी बीच में। और अगर मैंने कोई जल्दबाजी की उनसे कांटेक्ट करने की तो शायद चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बैठ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो फोर्थ यंग मास्टर है वो मुझे सेक्ट के अंदर तक निशाना बना रहा है। वो इतना ताकतवर हो चुका है कि सेक्ट के बाहर तो छोड़ो, वो अंदर भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ वापस आने के बाद उस जंगल में ही मेरे लिए मुसीबतें हैं जहाँ पर हर वक्त जान का खतरा रहता है, लेकिन लगता है कि सेक्ट के अंदर भी हर कोई मेरी गर्दन दबोचने पर तुला हुआ है। हर किसी के हाथ में मेरी गर्दन है, इसलिए मुझे ताकतवर होना होगा। अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हैवेलिडी सेक्ट में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा दुश्मन ना हो और अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है लड़ाई करते करते। और मैंने सोच रहा होता है मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरा साथ दें और मेरे साथ रहें। पूरे के पूरे ज़मीन को तोड़ दिया होता है हमारे एमसी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से। और मैंने सोच रहा होता है मैंने पिछली ज़िंदगी में सीखा हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो हमारी मदद करे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अकेले लड़ना एक बेवकूफ़ी है। इसलिए मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। वहीं आंगमा पूरे के पूरे गार्डन को साफ कर रही होती है, आंगन को, और मन सोच रही थी कि ओ बाप रे, मैंने अभी अभी साफ़ किया था, मास्टर ने इतना फैला दिया, मैं कैसे काम करूँगी इस तरीके से, मेरा काम कैसे ख़त्म होगा। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि चलो मैं थक गया हूँ। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं? शायद इसीलिए मुझे उसका निशाना छोड़ना ही होगा। मुझे मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन याद रहना चाहिए मुझे कि मैं कोई भी ऐसा निशान ना छोड़ूं जिससे किसी को तकलीफ हो। तभी कोई आता है और बोलता है कि ये मास्टर डॉल्फियंग आ गया है। तो डॉल्फियंग आता है तो मैं नैन्सी बोलता है कि क्या हो गया है तुम्हें। तो डॉल्फियंग बोलता है कि मास्टर आपने जो तलवार मंगाई हुई थी ना, ये लीजिए, ये तलवार आपके लिए आ चुकी है, जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा ही। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे वाह, वो एक स्लैश मारता है, जिसे देखने के बाद डॉल्फियंग सरप्राइज रहता है। मैंने सोच रहा था कि एक स्लैश में ही इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर, क्या एक हल्का सा स्लैश में इतनी ताकत है? ये तो कमाल की है, कितनी ज़्यादा ताकत बढ़ चुकी है इनकी। हमारा एमसी बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी तलवार लेकर के आए हो। वो शॉट रखता है और बोलता है तो फिर अब हमें चलना चाहिए। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि कहाँ चलना है, क्या आप कहीं जा रहे हैं मास्टर? जिस पर बोलता है कि हाँ, अपना भविष्य बनाने के लिए। डॉल्फिन पूछता है कि क्या मतलब है आपका? हमारा एमसी के साथ साथ वहाँ पर गोल्डी यानी कि वो लोमड़ी भी आ जाता है। हमारा एमसी इसका बाद में नाम गोल्डी रखने वाला है, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम बिजी ना हो तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्प्रिंग फ्लावर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर यानी कि हान बोलता है कि आप यहाँ पर आ गई हैं। तभी वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर फोर्थ यंग मास्टर यानी कि हान को ग्रीट करती है और बोलती है कि इन्विटेशन के लिए थैंक्स। तभी वहाँ पर बोलता है हान कि प्लीज़ अंदर आइए, मैंने आपके लिए सबसे अच्छे खाना मंगवाया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये आपके ही लायक हो। जिस पर बोलता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर मेरे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और मैनेजर्स हैं वो आते रहते हैं, मैं इस जगह को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि यहाँ का खाना कितना अच्छा है। जिस पर बोलता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने जानी पहचानी जगह पर आपको इन्वाइट कर दिया, चलिए चल कर बैठ खाना खाते हैं। दोनों बैठ जाते हैं। सो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है तो आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है, क्या किसी रीज़न से? जिस पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो बस आपको ऐसे ही इन्वाइट किया है, ये कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, मैं तो बस आपके लिए खाना खरीदना चाहता था, तो बस मैंने आपको इनवाइट कर लिया क्योंकि आप हमेशा सेक्ट के लिए बहुत कुछ करती हैं। जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा मुद्दे पर आइए, मैं जानती हूँ कुछ भी झूठ नहीं है। तभी वहाँ पर मन सोच रहा होता है हान कि बिल्कुल सही कहा कि बात यही है, लेकिन मैं सीधे बोलना नहीं चाहता। यहाँ पर 12 में दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे गार्ड्स को भी उसने खड़ा करके रखा हुआ होता है। सो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि नौकर अब चले जा चुके हैं, तो बताइए आप मुझे क्यों बुला रखा है आपने, और आखिर आपका असली रीज़न क्या है? जिस पर बोलता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी नहीं बोलती है और बोलती है कि पीने के लिए थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ पर ड्रिंक के लिए बुलाया, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, और अगर आप मुझे अपनी लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि मैं सक्सेसर की जितनी भी लड़ाई है उसमें शामिल नहीं होना चाहती। जिस पर वो बोलता है हान कि आपको मेरा रिक्वेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपको दबाव डाल रहा हूँ, क्या आप अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही हैं? जिस पर वो बोलती है खड़े होते हुए कि नहीं, समस्या ये नहीं है, और जब बात सक्सेसर की आती है और उम्मीदवारों की आती है राजगद्दी की, तो उन सब में आप सब लड़ते हैं, लेकिन मैं इन सब बीच में नहीं आना चाहती हूँ, मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर हान बोलता है कि आप ये क्यों कह रही हैं, मैं तो बस यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बुलाया हूँ। जिस पर वो बोलती है कि मैं जानता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसलिए मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मैं किसी भी चीज़ में आपका सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, और आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि मेरा इससे कोई लेन देना नहीं है। पूरे सेक्ट की जितनी भी मामले हैं मैं उनको मैनेज करती हूँ। अगर हम जैसे लोग ही अपने काम पर ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर सेक्ट का क्या होगा? पूरी तरीके से वो अस्थिर हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर सब कुछ समझ चुकी होती है फोर्थ यंग मास्टर की चाल को। तो यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर मैंने सोच रहा होता है हान कि उफ, ये फाइनेंस मिनिस्टर
जितने भी सेक्ट हैं उन सब में से एक ऐसी उम्मीदवार है जो कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली है। मेरी जैसे इतने बड़ी यंग मास्टर के सामने ऐसा बोलना ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। जिस पर वो गिलास रखते हुए बोलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, आप तो मेरी बात को गलत ले रही हैं, मैं तो सिर्फ आपसे मदद मांग रहा हूँ, मेरा साथ देने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ। जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा अंतर है और मैं कुछ कर सकती हूँ। जिस पर वो बोलता है कि बहुत खूब, ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग ही हैं। मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि आप इतनी ताकतवर जो हैं, आपके पास काफ़ी अधिकार है फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। देखिए फोर्थ यंग मास्टर, मैं आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एक उम्मीदवार का समर्थन ना ही करो तो मेरे लिए बेहतर होगा। आप जितने भी डिसेबल्स हैं वो आपस में लड़िए और राजगद्दी के लिए काम कीजिए, लेकिन मेरे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे या किसी भी और ऑफिसर को इसमें घसीटिए मत। जिस पर बोलता है हान कि हाँ, हालांकि इस सेक्ट में ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना। जिस पर वो बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सेक्ट में कोई कानून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने काम से बेईमानी करूं। ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और अगर हम जैसे इतने बड़े ऑफिसर्स ईमानदार नहीं होंगे तो सेक्ट का क्या होगा। जिस पर बोलता है कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, आप अपने विचार को एक बार फिर बदल कर देखिए। जिस पर बोलती कि खैर, मैं अब जाना चाहती हूँ, खाने के लिए थैंक्स, बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती हूँ। तभी वो बोलता है कि एक मिनट रुक जाइए फाइनेंस मिनिस्टर, क्या आपको ग्रीन टर्टल 4 लीफ फ्लावर की ज़रूरत तो नहीं है ना। अब इस बात को सुनने के बाद से फाइनेंस मिनिस्टर भी रुक जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ज़रूरत है। सो वो बोलती है कि ये आपको कैसे पता। जिस पर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत है और ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है और ये सिर्फ यूनोवा में पाई जाती है, जो कि सेक्ट की अधिकांश जड़ी बूटी जहाँ से आती हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है और वहाँ पर भी नहीं मिलती है। इसलिए मैंने सुना है कि ऐसी जड़ी बूटी समुद्र के पास बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर आपको चाहिए और आपको ज़रूरत है तो मैं आपको दे दूँगा, बदले में बस आपको मेरी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करनी होगी। मुझे वास्तव में लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर पीछे देखती है और बोलती है कि ये सब कुछ आपको कैसे पता है। जिस पर बोलता है कि क्या ये बताना ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि हाँ ज़रूरी है, मेरे शब्द का जवाब दो, कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। फोर्थ यंग मास्टर बोलता है तो फिर लगता है कि मुझे उत्तर देना ही पड़ेगा। मुझे कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे सौदा नहीं करता जिसमें कोई नुकसान हो। मतलब क्या है आपका, कहना क्या चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ निकलवा सकते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई धमकी हो। जिस पर बोलता है कि धमकी, क्या आपको लगता है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को धमकी दे सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, जिसके पास इतनी ताकत है भला मैं उसे धमकी कैसे दे सकता हूँ। बस बात इतनी सी है कि मेरी परिस्थिति थोड़ा कठिन है, इसीलिए आपको मुझे थोड़ा समझना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगी। आपको बस थोड़ी मेरी मदद करनी होगी। पर्सनली रूप से आपको इच्छा के अनुसार आपको कुछ देने की मेरी इच्छा ज़रूर है, लेकिन बातचीत शुरू करने के लिए आपको भी तो मुझे कुछ देना होगा ना। मेरा मानना है कि ग्रीन टेलर फ्लोर क्लिफ एक ऐसी फ्लावर है जो कि एक अच्छा हो सकता है आपको मुझे देने के लिए, और बदले में आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर बेचारी मजबूर होती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। वहीं पर वो मुस्कुराता है फोर्थ यंग मास्टर। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मैं तुम्हारी कम से कम बात सुनूंगी, तो बताओ आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। जिस पर वो बोलता है कि मैं बस कुछ खास नहीं चाहता हूँ, बस छोटी सी चीज़ चाहता हूँ, एक ऐसी चीज़ जिसे दोस्तों के बीच एक एहसान माना जा सकता है। जिस पर वो बोलती है कि कौन सा एहसान। मैं चाहता हूँ कि आप एक सीक्रेट नौकर को आदेश दें मेरे लिए। क्या आप एक नौकर को जानती हैं जिसका नाम आंगवा है, जो कि थर्ड यंग मास्टर के कौम में काम करती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके पास जाएं और उसके पास जाकर के उसे बोलें कि वो हमारे लिए थर्ड यंग मास्टर के लिए काम करके उसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दे, प्लीज़ उसकी रिपोर्ट ला कर दे, और हो सकती है तो 3 महीने में वो क्या कर रहा है हर एक एक दिन की रिपोर्ट ला कर दे। जिस पर बोलती कि क्या, आखिर आप क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं, क्या आप कुछ सोच रहे हैं। जिस पर बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप ऐसा सवाल नहीं पूछेंगी और जिसका उत्तर ना दिया जा सके वो तो और मुश्किल है। जिस पर बोलती कि तुम मुझसे पहले ही कुछ बड़ी चीज़ मांग रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। जिस पर बोलता है कि मुश्किल, क्या ये इतनी रिक्वेस्ट इतनी मुश्किल है कि इतने बड़े फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी मुश्किल है। जिस पर बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता भी है अगर ऐसा करते हुए मैं या फिर वो लड़की पकड़ी गई तो कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, हम दोनों के साथ क्या होगा तुम्हें मालूम भी है। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, बस बात इतनी सी है कि वो तुम्हें कोशिश करने की वो पकड़ी ना जाए। नहीं, ये बहुत बड़ा जोखिम है फोर्थ यंग मास्टर, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। जिस पर बोलता है कि ये इतना ख़तरनाक भी नहीं है, वैसे भी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान्य तरीके से ही जीना है।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस उसे दिन भर के काम जो कि साधारण है उसे डिटेल लेनी है और उसे एक लेटर भेजना है। जिस पर बोलता है कि क्या क्या तुम्हें इतना सरल लगता है? जिस पर वो बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, और अगर समस्या होगी भी तो आसानी से आप सुलझा लेंगी। आसानी से सुलझा लेंगी, तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर फोर्थ यंग मास्टर बोलता है कि देखिए, सच्चाई खाए हुए इंसान को कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई पूरी तरीके से खोखली होती है। आप तो जानती ही हैं, अगर तम्बाकू का अगर कोई इंसान नशे में चला जाए तो उसे छुटकारा पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। वो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहती है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कोई भी जान सकता है कि यहाँ पर नशा करने वाला व्यक्ति कौन है, तो उसी तरीके से उसे ना पता चले, इस हिसाब से काम करना आसान रहेगा। यहाँ पर बेचारी आंख कान खुजा रहा होता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, और ये सही भी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे को। यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर बोल रहा है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो तुम करोगे या नहीं? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, और वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत हो गया झूठ। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि किसी के घर में जासूसी करवाना, और वो भी एक यंग मास्टर की, कितनी बड़ी चीज़ है। वो भी वो हेवेली डीमन का यंग मास्टर है, तुम्हें मालूम भी है कि वो कितनी बड़ी चीज़ है। और आंगबा वो किस तरह की इंसान है, उसी जासूसी करने के लिए कहना, मुझे पता भी नहीं कि वो किस तरह की इंसान होगी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? जिस पर बोलता है तो फिर उसे बदल दो और उसकी जगह किसी और को रखो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर तुम भरोसा कर सको। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि फोर्थ यंग मास्टर, लगता है आप पागल हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जिस पर बोलता है कि ऐसा मत कहो, ये तुम ही कर सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ भी कर सकती हो, बशर्ते बस तुम तय कर लो, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। तो बताओ क्या तुम करोगे या नहीं? बेचारी ट्रम्बल कर रही होती क्योंकि वो भी मजबूर है, और यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी इस चुप्पी को हाँ मान लूँ क्या? मुझे लगता है कि सौदा पक्का हो गया है। बेचारी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी नहीं बोलती है, और यहाँ पे बाहर गार्ड खड़े हुए सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वो एकदम सरप्राइज रहता है और बोलता है कि ये क्या है, तुम यहाँ पर? सो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी आया होता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम कब तक इस तरीके से पुरानी कब से चुस्कियाँ लेते रहोगे, चलो अब मुझे अंदर जाना होगा। यहाँ पर वो दोनों रुकने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पर हमें अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को रोक दिखाया जाता है और हमारे फोर्थ यंग मास्टर को, जो कि दोनों सरप्राइज देते हैं। तब यहाँ पर हमारा एमसी आता है, बोलता है कि मेरा जो धीरज है वो ख़त्म हो चुका है, मेरे पास एक सस्ती शराब है लेकिन मेरा प्याला पूरी तरीके से साफ़ है। अब इस बात को सुनने के बाद से फाइनेंस मिनिस्टर भी सरप्राइज रहती है। मैंने सोच रही थी कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने सोच रहा होता है कि वो कमीना आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम उन गंदे और पुराने कप में चाय पीते रहोगी? मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ पीना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरा कप पूरी तरीके साफ़ है। अब दरअसल हमारा एमसी साफ़ और गंदा कप मतलब ये है कि गंदे लोग और अच्छे लोगों की बात कर रहा है, कि हमारा एमसी ईमानदार है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, मगर जो हान है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर मन सोच रहा होता है हान कि सॉरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरी पर्सनल जगह है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि मुझे आपको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, आप यहाँ पर थी, मैंने सोचा कि आप कहाँ चली गई होंगी, तुम इतने समय से काफ़ी ज़्यादा गायब हुई थी, तो मुझे थोड़ा हैरानी हुई। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे एमसी को ग्रीट करती है, तो हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम्हें भी मेरे सामने इस तरीके से फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, तुम फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर हान बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर सर्वेंट भी आ चुके होते हैं, और मेरा यहाँ कीमती मेहमान है ना, मैं उनका मनोरंजन कर रहा था, मैंने तुमसे कहा हुआ था ना किसी को भी अंदर मत आने देना। हमारा एमसी बोलता है कि मैं यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने आया हूँ, क्या तुम शांति से जा नहीं सकते हो यहाँ पास से? और वैसे भी मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर हान बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है एक यंग मास्टर के लिए इस तरीके से करना क्या अच्छी चीज़ है? क्या ये है तुम्हारी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन? तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या इसलिए क्योंकि आपको ग्रीन टर्टल फ्लोर क्लिफ की ज़रूरत है, आप इसकी बात मान रही हैं? अब इस बात को सुनने के बाद तो फाइनेंस मिनिस्टर भी सरप्राइज रहती है। हमारा एमसी बोलता है कि आमतौर पर सिर्फ लोगों के दो ही रीजंस होते हैं जब उन्हें ग्रीन टर्टल फ्लोर क्लिफ की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको इस फ्लावर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या कोई ऐसा है जो कि यांग क्यूआई को बहुत अधिक कमी को महसूस कर रहा है और युन क्यूआई को एकाग्रता को तेज करने के लिए इसे ज़रूरत पड़ती है? या फिर दूसरा रीज़न ये है कि किसी के जो 9 यिन मेडिटेरियन है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाए, उससे वह उस रोग से ग्रसित हो, तब उसे इस फूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में जो ग्रीन टर्टल फ्लोर क्लिफ है उसके अलावा कोई अन्य जड़ी बूटियाँ भी काम आ सकती है जिनसे इसका हल किया जा सकता है। ग्रीन टर्टल फ्लोर क्लिफ का इस्तेमाल आप इस तरीके से नहीं कर सकती हैं जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे किसी व्यक्ति को ये पता ना हो। इसका मतलब यह है कि ये ऐसी स्थिति में है जहाँ पर 4 कचे पत्ती वाली पत्ती और पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी उसे, जहाँ पर उसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से किया सकता है। उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं और उसका असर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहेगा।
हमारा एमसी पूछता है कि वैसे ये बताइए कि क्या आपका कोई जान पहचान है जो इस कल्टीवेशन की ट्रेनिंग में क्यों ब्लॉकेज का उसे सामना करना पड़ा है। जिस पर वो बोलती है फाइनेंस मिनिस्टर कि हाँ, आपको कैसे पता। हमारा एमसी बोलता है कि मुझे बस किसी मरीज की स्थिति बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन अगर वो मौत के एकदम करीब है तो मेरे ख्याल से आपको उसे ग्रीन टर्टल फ्लोर क्लिप फ्लावर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो फ्लावर है इसका उपयोग सिर्फ तभी किया सकता है जब हालत बहुत ख़राब हो या फिर बहुत बुरी हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यिन एनर्जी क्यूआई को दबाने की बजाय यांग एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती हो। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। मैं जानता हूँ कि आप किसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी जड़ी बूटी के लिए आपको इस तरीके से किसी के सामने झुकने की और उसकी गलत चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद मैंने सोच रही होती है फाइनेंस मिनिस्टर की क्या कि ये इतना दयालु है, कि इतना दयालु क्यों है मेरे सामने। क्या सचमुच में ये वही थर्ड यंग मास्टर है जो पहले हुआ करता था। यहाँ पर हान बोल रहा होता है, थर्ड यंग मास्टर आखिर तुम ये कर क्या रहे हो सारियाओं, तुम चुपचाप सारी की सारी चीज़ों को देख रहे हो और कर रहे हो। देखो ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुमने घटिया शौक पाल लिया है पागल। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। हाँ, दरवाजे के सामने खड़े होकर के मैंने 4 क्लिफ वाली बात सुनी और कई पत्तियों की घास वाली बातें, जड़ी बूटी की बात सुनी, तो मैं यहाँ अंदर आ गया। जिस पर वो बोलता है क्या लगता है तुम्हें कि इस तरीके से किसी सेक्ट में आकर के एक थर्ड यंग मास्टर का इस तरीके से व्यवहार करना कोई अच्छी चीज़ है, इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना। जिस पर हमारा एमसी गुस्सा जाता है, बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि क्या किसी भी थर्ड यंग मास्टर को इस तरीके से आचरण करना अच्छा लगता है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है तो क्या किसी फोर्थ यंग मास्टर को अपने भाई बहन को पर्दे के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी के लिए मारने की कोशिश करना, क्या ये किसी फोर्थ यंग मास्टर के लिए अच्छा है। क्या इस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है। अगर तुम मुझे मेरे बिहेवियर के लिए बोल रहे हो तो तुम्हारा बिहेवियर कौन सा अच्छा है। जिस पर वहान बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते हो। मुझे तो लगता है कि तुम जानने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तो तुम एकदम बेवकूफ़ हो। और अगर तुम सचमुच में नहीं जानते हो और बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहे हो तो शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे कॉमरेड तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हैं। और अगर तुम सचमुच में बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम जानते हो तो ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये दिखावा तुम्हें ले डूबेगा। और मुझे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से कि तुम क्या कर रहे हो और कब से करते आ रहे हो। अब इस बात को सुनने के बाद वो भी सरप्राइज रहता है और पसीना पसीना हो रहा है। यहाँ पे हमारा एनसी बोलता है लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटे से बच्चे को, जो कि तुम्हारी छोटी डिसाइबल छोटी है, और तुम्हें उसके साथ इस तरीके से करना, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटी सी बच्ची जो कि 10 साल की है उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करना क्या सही रहेगा। एमसी मन में सोच रहा होता है कि 7th डिसाइबल हेवनली डीमन की वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, और जिसे इतना कमज़ोर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि 4th यंग मास्टर ही है, जिसने उसे भी वही दीज दिया जो मुझे दिया हुआ था, क्यूआई ब्लॉकेज। यहाँ पर बोल रहा होता है मैं अब और कोई बदनामी बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कहो, लेकिन तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं किसी को जहर नहीं दे सकता हूँ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि 3rd यंग मास्टर होने के नाते मैं बार बार तुम्हारी इन बदतमीजियों को और बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ जबकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए इसे सहन करो। क्योंकि तुमने ऐसी घटना पैदा की है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ। लगभग मैं मर ही गया था तुम्हारी हरकत से। तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो, और मेरी टिप्पणी पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, तुमने तो मेरी जान लेने की कोशिश की थी ना। खैर, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बकवास करने का कोई मतलब नहीं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम जितने भी भाई बहन हैं उन सबको ख़त्म कर देना चाहते हो, ताकि ये कंपटीशन ही ना हो और तुम हेवनली डीमन बन जाओ। मैं तो बस शिकायत ही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अगर किसी से कुछ कहने आया हूँ तो वो है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, अब आप क्या करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि ये सौदा पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि अब इसके बावजूद आप अगर यही करेंगी तो आप एक धोखा खाएंगी। जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि क्या कोई ब्लॉकेज से पीड़ित किसी व्यक्ति पे स्थिति का सुधार का तरीका है कोई भी। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि ब्लड स्पिलिंग पवेलियन ने भी ये बात कही हुई है कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, आखिर वो किस तरीके से कोशिश कर सकते हैं, क्या वाकई में ऐसा कोई इलाज है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या आप ये नहीं जानती हैं कि मैं खुद क्यों ब्लॉकेज से अभी अभी उभरा हूँ, तो मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा। कुछ मूर्ख ने मुझे दवा दे करके मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी मैं ज़िंदा हूँ, तो मुझे इसके बारे में उससे ज़्यादा पता होगा। यहाँ पर हान समझ जाता है कि वो उसी के बारे में बोल रहा था, तो वो हान बोलता है कि अगर तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो और तुम सब लोग क्या बकवास सुनते जा रहे हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा ये सब कुछ। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर मन में सोच रही होती है कि कितना घटिया व्यक्ति है, अपने भाई बहन को जहर दे रहा है। मेरे लिए ऐसे गंदे व्यक्ति काम करने का कोई मतलब नहीं है, मैं और काम नहीं कर सकती हूँ। सो वो बोलती है कि
कि बहुत बहुत थैंक्स, मैं अपना पैसा खुद ही पे कर लूँगी, और हाँ मैं अब चलती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। जिस पर बोलती है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक मिनट रुक जाइए। हमारा एमसी बोलता है कि भाई अपने मेहमान के साथ मैं जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा एमसी और वो लोमड़ी दोनों के दोनों चालाकी की तरह हंस रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं वो कमीना, उसका चेहरा तो देखने लायक है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है हमारा एमसी कि फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे आपको एतराज़ ना हो तो मेरे पास शराब सस्ती है, लेकिन मेरा प्याला साफ़ है। जिस पर बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा प्याला साफ़ है ना, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ पर बेचारा जो फोर्थ यंग मास्टर होता है उसको तो पोपट हो चुका होता है। तो यहाँ पर बोल रहा होता है कि मास्टर क्या कुछ करना है। जिस पर बोलता है कि शिन मेरी बात कान खोल कर सुनो, थर्ड यंग मास्टर वो अब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, अब मैं और देर तक ये सब कुछ सुनता नहीं रह सकता हूँ। जिस पर शिन बोलता है कि वो अचानक आ गया मास्टर, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन हम उसे रोक नहीं पाए। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, अब लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि अब हमें अपना प्लान आजमाना होगा। हमारे जितने भी पुराने प्लान थे उन सब में गड़बड़ी हो गई है, हमें अपना काम बदलना होगा। जिस पर बोलता है कि लेकिन हम कर क्या सकते हैं। यहाँ पर हान मन में सोच रहा होता है कि वो बास्टर्ड, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। वो अपनी स्पेशल पावर भी रिलीज़ कर रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि सीधे तौर पर अब मैं इस लड़ाई से बचना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम इन सब में आए, लेकिन लगता है कि अब मुझे इस लड़ाई में शामिल होना ही होगा। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा सोरियोंग, पूरी तरीके से। याद रखना तुमने ठीक नहीं किया मेरे प्लान को बर्बाद करके। शीन शिप तो हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आपको इसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट या फिर मेरा उपकार समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको जो आपकी बीमारी है उसका इलाज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसमें मैंने कुछ वैसे मार्शल आर्ट भी शामिल की हुई है, तो आप इसे भी देख सकती हैं, ठीक है। और हाँ, इससे काफ़ी हद तक आपको आराम भी मिल जाएगा, जिस किसी के भी इस तरीके से क्यू ब्लॉकेज में समस्या है उसे आराम मिल जाएगा। इसका उपचार मुश्किल से कर सकते हैं, इसलिए लगभग शायद इसमें 3 दिन लग सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बदलाव ना हो तो निश्चित हो सकता है कि वो क्यूआई ब्लॉकेज की स्थिति में है और काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में है, इसलिए धीरज रखिएगा, क्योंकि इस रोग के लिए लगभग आधा साल लग सकता है। जिस पर बोलती कि आपके मतलब क्या है। जिस पर हमारा आंसर बोलता है जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी भी रोगी या फिर विक्टिम के ऊपर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव कैसा है और वो उसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, उसकी विल पावर के अनुसार ही ठीक हो सकता है। हालांकि कुछ मरीजों की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो अपना टैलेंट और अपने आप को भी खो देते हैं, तो लगभग आधे साल के बिना ही वो किसी भी परेशानी के बगैर ही घूम फिर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उन्हें चलने के लिए आधा साल की जरूरत पड़ेगी ही। फाइनेंस मिनिस्टर मैंने सोचती आधा साल, क्या ये बात कोई छोटी सी है, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे उस स्पिरिट पवेलियन से तो बेहतर ही है ना, कि कम से कम कोई इलाज भी नहीं है, तो यही सही। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है तो फिर ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको सब दूर कर दूंगा, ठीक है। जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं सीधा सौदा करती हूँ। हमारा एमसी बोलता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, देख रहा होता है। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद से सीन शिफ्ट हो जाता है एंड यहाँ पर दिखाता है हमारे आंगवा को, जो कि पूरा का पूरा आंगन साफ कर चुकी होती है और बोल रही होती है अपने आप को कि वाह आंगवा, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुम तो काफ़ी कमाल की हो। तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है, उसे बोलता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर दौड़ते हुए जा रही होती है एंड दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है कि मैं तुरंत खोलती हूँ। तभी एकदम सरप्राइज देती है और बोल रही थी कि ये क्या है, आप ये कौन है यहाँ पर। वो एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है कि अरे नहीं, किसी और ने दरवाज़ा खोला, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। और मन सोच रहा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, है ना, और ये कोई और नहीं तो बल्कि शिन होता है। और मेरे ख्याल से ये आंगवा को यहाँ पर किडनैप करने के लिए आया हुआ है उस फोर्थ यंग मास्टर के कहने पर। वो लोग उसे एक जगह पर उठा लाए होते हैं और बोल रहे होते हैं पकड़ करके कि तुम हर दूसरे दिन ये दवा दोगी उसे, और ये दवा बहुत ही ख़ास तरह की एक जहरीली दवा है। तुम थर्ड यंग मास्टर की हर तरह की रिपोर्ट लेकर के आओगी मेरे पास हर दिन और उन्हें दवा देती रहोगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें पता है कि तुम कितना पछताओगी, तुम समझ रही हो ना। जिस पर बोलती है कि लेकिन, तभी उसे जोर से पकड़ता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम इस कीड़े को देख रही हो, ज़्यादा डरो मत, जब तुम मेरे आदेश को सुनोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और यदि ये कीड़ा गलती से तुम्हारी आँख में चला जाए तो तुम लगभग अंधी हो सकती हो, तो तुम अपना मुंह खोलो। यहाँ पर अपनी आँख बंद कर रही होती है, मैंने सोच रही होती कि प्लीज़ मुझे बताइए एक मास्टर, प्लीज़ मुझे बताइए आप कहाँ हैं। तभी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मिलने इसीलिए आए हो क्योंकि तुम मुझसे कुछ चाहते हो, तो आखिर तुम मुझे इस जानकारी के बदले में क्या चाहते हो। तुम्हारी वजह से मेरे एक व्यक्ति की जान बची है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ
कि मैं अपने ग्रेटिट्यूड के लिए क्या कर सकती हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। हमारा एनसी सोच रहा होता है वो अपने ग्रेटिट्यूड के लिए अपने सम्मान को भी पीछे छोड़ रही है, और मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। मैं हमेशा से सबकी मदद करना चाहता था। हमारे एमसी को अपनी पिछली ज़िंदगी आधारित हुई, जहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि मैं जब एक हत्यारा था जिसका नाम चुन हाजिन था, तब भी मैंने लोगों की जान बचाई हुई थी। यहाँ पे हमारा एमसी ने किसी एक की जान ले ली होती है पूरे के पूरे गांव की, और 2 लड़कियां वापस मारी पड़ी होती है। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि ये तब की बात है जब मैं हेवनली अलायंस में एक शत्रु को मार रहा था, और तो और मैंने उनमें सब खत्म कर दिया था। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है कि सर, मास्टर मास्टर, हमने लगभग 2 लड़कियों को जिंदा पाया हुआ है। तो यहाँ पर बोलता है कि वो कौन है वो लड़कियाँ, जिस पर बोलता है कि जो लोग मर चुके हैं शायद ये उनके लिए काम करती थी। क्या आपने सोचा है कि इनके पीछे छुपे हुए हम लोगों को इनको क्या करेंगे? यहाँ पर उस 2 लड़कियों को बेचारी डरी हुई होती हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम कमीनों कहीं के। यहाँ पर 2 बंदे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि अरे वाह, तुम लोगों को हमने सूची में रखा हुआ था कि तुम लोगों को ज़िंदा रखना है। चलो कोई बात नहीं, हम तुमसे अच्छा पैसा हासिल करने वाले। वैसे भी तो तुम्हारे सब मर चुके हैं। वो एक लड़की को पकड़ता है और दूसरी बच्ची को दूर कर देता है। वो चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो राक्षस कहीं, कि मुझे जाने दो मेरी बहन। तभी वो बोल रही होती है कि तुम्हारे और से तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए कि हमने तुम्हें मारा नहीं है, और आगे का ढंग से इंतज़ार करो, अगली तुम ही हो। यहाँ पर वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, एंड यहाँ पर वो चिल्लाई जा रही होती है। यहाँ पर हमारा एमसी भी आ जाता है और बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ, हमारा मिशन ख़त्म हो चुका है। जितने लोगों को मारने के लिए हमें हेवनली अलायंस में बोला हुआ था, हमने उन सबको मार दिया है। उन दोनों बच्चियों को वापस जाने दो, वैसे भी हम बाकी सारी चीज़ों से दूर रहने वाले हैं। जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है ना, तो आखिर तुम किस चीज़ से मतलब रख रहे हो? हम इस बच्ची को बेचेंगे और उसके बाद इससे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। देखो इससे हमें कितना पैसा मिल सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए मिशन ख़त्म हो गया हो, और वैसे भी तुम्हें जितने लोगों को मारना था तुमने मार दिया है, लेकिन ये हमारा सामान है, इससे दूर रहो चुनहाजिन। तुम्हारा इससे कोई भी लेना नहीं है। अगर तुम्हें हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा एमसी ये सब कुछ देख रहा होता है, वहीं बंदा बोल रहा होता है कि वैसे भी तुम अपनी पलक झपकाए बिना ही अपने बच्चे, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपने दोस्त की पत्नी और बच्चे को भी मार डाला। अचानक तुम इतने दयालु कैसे हो गए हो? तुम एकदम बेवकूफ़ हो। और वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हम पर हमला करने की कोशिश भी मत करना, हट जाओ, मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा एमसी ये सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे उसका रेप करने की कोशिश करता है। हमारे एमसी को गुस्सा आता है एंड वो उसकी तरफ बढ़ता है और उन दोनों को वहीं पर मार काट के ख़त्म कर देता है, और बोलता है कि हमारा जितना भी काम है उतना हम कर चुके हैं, जाओ यहाँ से। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ जाकर चले जाओ। यहाँ पर वो दोनों की दोनों लड़कियाँ डरी हुई होती हैं, एंड यहाँ हमारा एनसी बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा मन कभी भी बदल सकता है, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ, जल्दी करो और मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। यहाँ पर वो बच्ची बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कमीने, तुमने हमारे इतने परिवार को बेरहमी से मार दिया और अब तुम दयालु होने का दिखावा कर रहे हो। तुम बस हमें भी मार डालो। तुमने क्या सोचा जब तुम हमारी जान बचाओगे तो हम तुम्हें थैंक्स बोलेंगे? तुम एकदम बकवास हो, कमीने हो तुम, बास्टर्ड, मर जाओ तुम। हमारा अंशुमन सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि बस एक पाखंड है और कुछ भी नहीं। उसके सामने उसके परिवार वालों को मारने के बाद से उसकी जान बचाना बस एक बेवकूफ़ी है। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि भला मैं उसकी जान बचाऊंगा तो वो मेरी तारीफ़ करेगी। उसे अपने दोस्त की भी याद आ रही होती है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा और तुम मारे जाओगे बड़ी ही बेरहमी से। और हमारे एमसी के साथ ऐसा हुआ भी। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ या उन्हें बचाने के बाद मुझे अपमान और दुख ही मिलता है, तो मुझे दुख हो रहा है। मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है और शायद मेरी ज़िंदगी इसी में एक सीमित हो गई है। मैं अब जा रहा हूँ, क्या मैं इसी तरीके से जीता रहूँगा एक नरक की ज़िंदगी? क्या मुझे हमेशा दुख होता रहेगा? प्रेजेंट टाइम पे हमारा एमसी दिखाता है जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं सब कुछ चाहता हूँ। देखिए, इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि आप मुझे अपने ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ पेश करें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आसानी से छोड़ सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर फाइनेंस मिनिस्टर भी सरप्राइज रहती है और बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम इस जानकारी के बदले मुझसे कुछ भी नहीं चाहते हो? तुम इसे छोड़ रहे हो? हमारा एमसी बोलता है कि हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है तो फिर तुम्हारा मतलब यह है कि तुम इतनी कीमती जानकारी मुझे फ्री में देना चाहते हो? तुम मुझ पर इतना बड़ा उपकार आखिर क्यों कर रहे हो? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि देखिए, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्यूआई ब्लॉकेज का एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैं उसे बस बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी क्यूआई ब्लॉकेज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। और वैसे भी आपको ग्रीन टटर फ्लोर क्लिफ हासिल करने की कोशिश कर रही थी और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से शायद कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति ही होगा आपके लिए। तो अगर किसी को नुकसान ना पहुंचाया जा सके तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसकी मदद कर सकें। और वैसे भी अगर किसी की जान पहचान के बिना ही हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं
तो फिर भला उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? एक इंसान होने के नाते कोई बुरा व्यक्ति होता तो मैं पैसा मांगता, लेकिन अगर आप जैसा व्यक्ति है जो इसे इतनी कीमती समझते हैं तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? जिस पर वो बोलते हैं कि तो आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि ये जानते हुए कि किसी के जीवन से सौदा करना एक बेवकूफ़ी है, इसीलिए मैं सौदा नहीं करना चाहता हूँ। और अगर हम बिना किसी कारण के कभी भी किसी की जान ले सकते हैं, तो हम बिना किसी कारण के कभी किसी की जान बचा क्यों नहीं सकते हैं? क्यों ज़रूरी है कि हमें ज़रूरी हो कि उसके बदले में कुछ ले ही? मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब ये सारी बातें सुनकर फाइनेंस मिनिस्टर भी सरप्राइज रहती है। अमन में सोच रही होती है कि क्या ये सचमुच में थर्ड यंग मास्टर है? ये वही बदमाश है ना जिसके बारे में मैं सोच रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन सेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इतना ज़्यादा दयावान है। मैंने तो सुना हुआ था कि बहुत निर्दयी है और नौसिखिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी नौसिखिए व्यापारी से बात कर रही हूँ। तो बोलता है कि यंग मास्टर, आप सच में कह रहे हैं? मैं सचमुच भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मुझ पर इतना बड़ा उपकार क्यों कर रहे हैं, और इसके अलावा आप उस व्यक्ति से कभी मिले भी नहीं हैं जिसकी आप इस तरीके से मदद कर रहे हैं। हमारा एमसी कुछ जवाब नहीं देता है और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं जानता हूँ दुनिया में उन लोगों को हम मार सकते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं, तो फिर मदद करने में भी कभी बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम मदद उसी करें जिसे हम जानते हैं। आखिर हर्ज ही क्या है? मदद करने पर क्या मिल गया? कुछ भी नहीं। क्या आप ये शराब पीना चाहेंगी? जिस पर वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? हमारा एमसी बोलता है कि मैंने सोचा था कि फोर्थ यंग मास्टर से आप मिलें और उसके बाद से आप उसके साथ गलत काम करें। इससे अच्छा है कि मैं आपकी मदद ही कर दूं। किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देना शायद ज़्यादा अच्छा होता है जो मेरी पीठ पीछे तलवार घोंपने की कोशिश कर रहा हो। उसका प्लान बेकार हो गया, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद वो भी सरप्राइज़ रहती है। वो सोच रही होती है कि उसने तय कर लिया है कि वो मेरी इस चीज़ के लिए एक भी ग्रेटिट्यूड नहीं लेगा। सचमुच में अगर मैं बात करूं किसी भी सक्सेसर की, तो ये आपस में एक टाइम बाद एक दूसरे से लड़ेंगे ही, लेकिन किसी के मन में ऐसा विचार होना और उसे खुल कर के कहना सच में बहुत बड़ी बात है। वो अपने विचारों को, कोई भी अपने विचारों को इस तरीके से खुल के नहीं कहता, और ये मुझसे कह रहा है। सचमुच में ये बहुत कमाल का है। अगर वो मेरे सामने इस तरीके से अपनी खामियों को उजागर कर रहा है तो ये बहुत अजीब है। लेकिन जैसा मैंने उसके सामने पहले सुना हुआ था कि वो बहुत ही क्रूर और कोल्ड है, उससे बिल्कुल ये अलग है। क्या ये ऐसी जगह है जहाँ मैं उससे कुछ अलग तरीके से मिल रही हूँ? थर्ड यंग मास्टर जो कि फर्स्ट यंग मास्टर से कभी किसी से संतुष्ट ही नहीं होता था जब तक उसे कोई हाई लेवल की चीज़ ना मिल जाए। क्या वो इतना बदल गया है कि वाई ब्लॉकेज के बाद से, या फिर उस खतरनाक जंगल में जाने के बाद से बदल गया है? आखिर इसके साथ हुआ क्या है? जो भी हुआ हो, थर्ड यंग मास्टर मेरे लिए अब बहुत अजनबी हो चुका है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है तो क्या सचमुच में तुम बदले में मुझसे कुछ देना ही चाहती हो? तो रेस्टोरेंट में हम क्या खाना खा सकते हैं साथ में? वैसे भी वहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा मिलता है और मैनेजर की सुविधा की जिम्मेदारी मेरी है, पैसा मैं पे कर सकता हूँ अगर तुम चलना चाहो तो। खाना अच्छा रहता है लेकिन वहाँ पे मसाले थोड़े ज़्यादा होते हैं और उन लोगों के बारे में स्वाद हल्का सा ही रहता है। जिस पर वो बोलती है कि यंग मास्टर, आप क्या वही चीज़ चाहते हैं जो आपको ज़रूरी है? अगर आप चाहते हैं तो मैं वो दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप पूरे के पूरे डीमन सेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, है ना? हमारा एनसी मन सोच रहा होता है कि बहुत खूब, बिना किसी चीज़ की मुझे वो मिल गया जो जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी फाइनेंस मिनिस्टर से। वो बहुत समझदार है। सो हमारा एनसी बोलता है कि नहीं, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ उनके बारे में ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। हर एक सेक्ट के व्यक्ति की जानकारी मुझे चाहिए, तो क्या आप दे सकती हैं? सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी लोगों की जानकारी दे दी होती है। एंड यहाँ पर उसका बंदा बोल रहा होता है कि आज समय काफ़ी अच्छा बीता। सो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मुझे आपसे मदद मिली, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत थैंक्स। हमारा एनसी बोलता है कि ठीक है, गुड नाइट, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वो बंदा बोलता है उसके पीछे फाइनेंस मिनिस्टर का सर्वेंट कि मास्टर, आपको पता है ना कि ये जानकारी लीक करना इनलीगल है। अगर ये जानकारी किसी और के हाथ लग गई तो हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। जिस पर फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि चिंता मत करो, मुझे इसकी जानकारी है और उससे कहीं अधिक जानकारी जो मैंने उसे दी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ है, उससे भी कीमती चीज़ उसने मुझे दी हुई है, तो कम से कम मैं उसके लिए इतना जोखिम तो उठा ही सकती हूँ। यहाँ पे हमारा एमसी बात करते हुए जा रहा होता है कि क्या हम लोग एक और राउंड खेले डॉल्पियोंग? जिस पर डॉल्पियोंग बोलता है कि मास्टर बहुत रात हो गई है। तो हमारा एमसी बोलता है कि डॉल्पियोंग, मैं जानता हूँ तुम एक और पीना चाहते हो। यहाँ पर वो मन सोच रही होती है फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे लगा कि सेक्ट के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन मेरी पहली मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसने मेरा आत्मविश्वास पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मुझे अब तक गुरूर था कि मैं सेक्ट के सब लोगों के बारे में जानती हूँ, लेकिन ये अलग ही है।
थर्ड यंग मास्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि आगे और तुम क्या करने वाले हो। वो बोलती है सर अपने सर्वेंट से कि थर्ड यंग मास्टर के बारे में कोई भी समाचार हो तो मुझे बताओ। जिस पर वो बोलता है कि समझ गया मास्टर, मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं आखिर कब तक मैं पढ़ूंगा इस चीज़ को, और वो सारी सारी कापी किताबों को देख रहा होता है। मैं सोच रहा होता है सो योंग, उसके बारे में अच्छी जानकारी है, सेक्ट के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लक्षण और उनका विवरण भी इसमें दिया हुआ है। बेशक जानकारी काफ़ी अच्छी है और मैं अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, और इनके व्यक्तिगत जितने भी खर्चे हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। लेकिन इसमें से आधी जानकारी अगर सचमुच में सच भी हो तो भी ये मेरे लिए बहुत काम है और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर सत्ता पर जितने भी लोग बैठे हुए उनकी फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, जो कि हैवेली डीमन के लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार हैं और ढंग से काम करते हैं। कितने कितने रैंक में हैं और कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी है। अगर मैं बात करूँ सो योनसिम की, तो जांच के मामले में वह ऐसी नहीं है जैसे बाकी सभी लोग हैं। इसमें जानकारी में लिखा हुआ है कि बाकी सारे लोग हैवेली डीमन के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, लेकिन सोरियों के हिसाब से ये साफ समझ में आता है कि वो सारे के सारे लोग सिर्फ ऊपर से अच्छा दिखते हैं। सोरियों ने इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा की है कि वो ऊपर से हैवेली डीमन के साथ रखते हैं, लेकिन खुद को अपना ताकतवर बनाने के लिए और खुद को ऊपर करने के लिए वो आपस में लड़ते रहते हैं, और उनकी लड़ाइयों को भी इसमें दिखाया गया है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी दिखाया गया है जो लोग उनके साथ विश्वासघात करने की कोशिश करते हैं हैवेली डीमन के साथ। निश्चित रूप से उनका जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल की है। और हाँ, आखिरी है हैवेली डीमन के बारे में जानकारी। अब मैंने सोच रहा होता है मुस्कुराते हुए कि बहुत खूब, यही तो वो चीज़ है जिसे मैं चाहता था, दिलचस्प। अब मैं उसके बारे में पूरी जानकारी बारीकी से पढ़ूंगा। तभी वहाँ पर आता है आंगवा और बोलती है कि यंग मास्टर खाना तैयार है। तो हमारा एमसी बोलता है कि वो समय हो गया है। वो खाना खा रहा होता है और बोल रहा होता है हमारा एमसी कि खाने का स्वाद थोड़ा अलग है, आज स्वाद कुछ फीका सा है। जिस पर आंगवा बोलती है कि हाँ, हाल ही में मैंने नई चीज़ें ट्राई की हैं और स्वाद हल्का भी है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा। जिस पर बोलते हैं कि क्या ऐसा है। यहाँ पर हमारा एमसी फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में सोचते हुए मैंने सोच रहा होता है कि वाह, वो सचमुच में छोटी छोटी बातों को याद रखती है, बहुत अजीब है वो। तभी वहाँ पर आंगवा उस गोल्डी को भी बोलती है कि फॉक्स, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम भी तो खाना खाओ। तो हमारा एमसी बोलता है कि मेरे ख्याल से शायद उसे पसंद ना हो, उसे मिस्टर फॉक्स बुलाना शायद उसे पसंद नहीं है। क्या तुम बार बार यही कहती रहोगी, कोई नाम दे दो उससे। जिस पर बोलती है कि इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई नाम है। हमारा एमसी बोलता है कि अरे हाँ सही बात है, मैं काफ़ी समय से इसका कोई नाम नहीं दिया, जबकि काफ़ी लंबे से वक्त में इसे लेकर के आया हूँ। तो आंगवा तुम बताओ इसका नाम क्या रख सकते हैं, क्या सचमुच में मैं राय दे सकती हूँ मास्टर। हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकती हो। तो फिर मेरे ख्याल से इसके बहुत ही सुंदर फर हैं, है ना, तो क्यों ना बड़े कान के हिसाब से हम इसे मिस्टर फॉक्स या बड़े कान बुलाएं। जिस पर बोलता है कि बहुत ही बकवास है। तो बोलती है कि ठीक है, तो इसकी रुएदार पूंछ है तो हम इसे बिल गेट भी कह सकते हैं। जिस पर बोलती है बहुत ही भयानक है। जो बोलती है मुझे लगता है कि दोनों ही नाम बहुत प्यारे हैं। नहीं नहीं, बहुत ही बकवास है, दोनों को दोनों ही नाम बोल देते हैं। तो हमारा एनसी बोलता है कि क्योंकि ये एक सुनहरे कलर का है तो फिर हम इसे गोल्डी बुलाएंगे। जिस पर हमको बोलती है कि नहीं, मेरे नाम ज़्यादा अच्छे हैं मास्टर, इन दोनों में अंतर क्या है। जिस पर बोलती है कि नहीं, तुमने जो नाम रखे ना वो बहुत ही बुरे हैं, और वैसे भी तुम्हारे हिसाब से गोल्डी ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि गोल्डी उसके कलर के हिसाब से अच्छा है और नाम भी अच्छा है। जिस पर वो फॉक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हमारा एनसी बोलते हैं देखो उसे भी पसंद आ चुका है, मैं तो नाम रखने में एक्सपर्ट हूँ। बेचारी आंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। एंड यहाँ हमारा एमसी जाते हुए बोल रहा होता है कि खैर मैं आज रात वापस नहीं आऊँगा, तो मेरे बिना खाना खा लेना, ठीक है। और हाँ, रात का खाना छोड़ना ज़रूरी नहीं है, खाना अच्छे से खाना। जिस पर बोलती है कि ठीक है यंग मास्टर। सीन शिफ्ट होता है डॉल्पियोंग के रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉल्पियोंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि यंग मास्टर वो बहुत अलग हो चुके हैं, वो इतने ताकतवर हो गए जितना कि मैं आज तक नहीं हो पाया हूँ। जबकि वो क्यूआई ब्लॉकेज से बहुत ज़्यादा बीमार भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इतने ताकतवर हैं। वहीं मैं क्यूआई ब्लॉकेज से भी अस्वस्थ नहीं था, पूरी तरीके से स्वस्थ था, लेकिन उसके बाद भी इतने कम वक्त में मैं इतना टाइम लेते लेते भी इतना ताकतवर नहीं हो सका। वो एक अटैक करता है जहाँ पर दीवार में भी बहुत ज़्यादा दरार पड़ जाती है, और वो मैंने सोच रहा होता है कि वो हमेशा जल्द से जल्द अपनी रणनीति बदलने में भी कामयाब रहे हैं। उसके अलावा वो हर चीज़ को सोचने में भी माहिर हैं। इतना जल्दी वो मजबूत भी बन गए। मुझे इतने साल से प्रैक्टिस करते हो गया, मैं तभी मजबूत नहीं बन पाया। आखिर मैं मजबूत बनूँ तो बनूँ कैसे उनके सामने। तभी वहाँ पर सेकंड एल्डर आता है और बोलता है कि अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। डॉल्फिन बोलता है कि आप यहाँ पर। जिस पर सेकंड एल्डर बोलता है, जिसका नाम जी है, सो यहाँ पर बोलता है कि अरे वाह, तुमने तो काफ़ी कमाल कर दिया, लगता है कि तुम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। सो बोलता है कि नहीं, मुझ में अभी भी बहुत कमी है। जिस पर जी बोलता है ऐसा लगता है कि तुमसे मिलने के लिए थर्ड यंग मास्टर आए हुए थे
और लगता है कि तुम काफ़ी बड़े भी हो चुके हो, उनके साथ रहते रहते काफ़ी माहिर हो। जिस पर बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तभी बोलता है कि एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ भूल गया बताना। मैं यहाँ पर क्या बताने आया था, तुम्हारी तारीफ के चक्कर में तुम्हें भूल गया। अरे हाँ, मुझे याद आया, एल्डर कोर्ट में थर्ड यंग मास्टर तुमसे मिलने के लिए आए हुए थे। वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि उनको कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इसलिए वो चले गए। जिस पर बोलता है कि कहाँ चले गए हैं। जिस पर बताता है कि अरे हाँ, उन्होंने कहा हुआ था कि वो आज बस्कर डीमन स्क्वाड में जो लोग हैं उनमें भाग लेना चाहते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एकदम सरप्राइज देता बोलता है सेकंड एल्डर कि तुम अगर चाहो तो उनके साथ जा सकते हो, लेकिन तभी वहाँ पर तो डॉल्फिन तब तक जा चुका होता है। तो बोलता है कि डॉल्फिन क्या हो गया है। यहाँ पर डॉल्फिन उड़ते हुए मन सोच रहा होता है कि ओह नो मास्टर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। बस्कर डीमन स्क्वाड उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक है। वे सारे के सारे लोग पागल हैं और सिर्फ जान लेना जानते हैं। बस्कर डीमन स्क्वाड के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्क्वाड है जो कि डीमन सेक्ट में पागलों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर ये किसी के दिल में भी ना तो कोई रहम है और ना ही कुछ। यहाँ पर सिर्फ वो मारना काटना ही जानते हैं। उनकी युद्ध शैली बहुत अजीब है। उसे किसी बात से ना तो समझौता करना जानते हैं ना बातचीत करना जानते हैं। वो इस पूरे के पूरे सेक्ट में सबसे भयानक स्क्वाड है और वो रुकना जानते ही नहीं है जब तक कि वो दुश्मन के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसके अलावा वो दोस्त और दुश्मन में कोई भी अंतर नहीं करते हैं। वो बहुत ही भयानक है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बस्कर स्क्वाड को, जो कि जा रहा था और बोल रहा था कि आज हम खूब मजा करेंगे और शराब पियेंगे। तभी वो एक लात मारता है एक बंदा और बोलता है कि क्या हो गया है, क्या बकवास है, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्या बात है, तो पूरी जगह खाली है मास्टर, हम आ सकते हैं, कौन है यहाँ पर। तभी हमारे एमसी को देखता है, बोलता है कि मालिक, क्या अभी अभी तुम खुले नहीं हो, कहाँ पर हो मालिक। यहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट के मालिक की बात कर रहा होता है और ये कोई और नहीं होता बल्कि बस्कर डीमन स्क्वाड का सेकंड लीडर होता है, जिसका नाम होता है। लेकिन तभी वो हमारे एमसी को देखता है, उसको बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर हमारा एमसी उसे लोमड़ी के साथ यानी कि गोल्डी के साथ खेल रहा होता है। तभी वो उसके पास आता है, हमारे एमसी के पास वांग, और बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुमने सुना नहीं है कि तुम कौन हो। यहाँ पर हमारा एमसी कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पर वो एकदम पटकते हुए बोलता है अपना हाथ कि तुम कौन हो, क्या तुम डीमन सेक्ट में कोई हाई रैंक के ऑफिसर हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। जिस पर बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमने ये पूरी जगह आज किराए पर ली हुई है, तुम यहाँ कैसे बढ़ सकते हो। हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुमने किराए पर ली है या फिर इस किराए के मालिक ने तुमसे जबरन इस जगह को लेने के लिए तुमने उसे मजबूर किया है। कोई भी अधिकारी सूचना दिए बगैर तुम यहाँ पर आए हुए हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सूचना है जिस पर तुम ये कह सको, और क्या तुमने इस स्थान का किराया पूरा दिया हुआ है। जिस पर उसे गुस्सा आता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी वहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहा होता है कि रुक जाओ। हमारा एनसीएम सोचता है कि वो यहाँ पर आ गई है द डिवाइन सेक्ट बस्कर स्क्वाड की लीडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिंसक मानी जाती है और ये बहुत ही ब्रूटल है। और इसके बारे में हमारा एमसीएम सोच रहा होता है कि वो लीडर है जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। इसका नाम है हाय हांग योन। अब इसका नाम बहुत अजीब है। यहाँ पर वो बोलता है वांग की लीडर, आप यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से हरकत कर रहा है। जिस पर लीडर बोलती है कि पीछे हटो, इस तरीके से जल्दीबाजी के साथ बात करना ठीक नहीं है। और तुम कौन हो, क्या हम तुम्हें जानते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने जगह को ख़रीदा हुआ है। हमारा एमसी बोलता है कि मेरा यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तुम कौन हो। जिस पर वो बोलती है कि मैं लीडर हूँ। जिस पर बोलता है कि तुम पागलों का एक ग्रुप हो जो कि यहाँ पर मैनर्स भी नहीं जानते हैं कि कोई बैठा हो तो बात कैसे करते हैं। जिस पर वांग बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जिस पर हाय कोई जवाब नहीं देती, यानी कि लीडर कोई जवाब नहीं देती है। सो लीडर बोलती है कि तुम कोई नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं लगते हो, क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि यहाँ पर बेतहाशा लड़ाई झगड़ा करता फिरता है, क्या तुम सच में लड़ाई चाहते हो। हमारा एमसी बोलता है कि ये तो बहुत अजीब बात है कि तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है तो चलो बैठ कर के हम बात कर लेते हैं। जिस पर लीडर बोलती है कि बैठ कर बात करना, क्या मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, और क्यों सुननी चाहिए मुझे तुम्हारी बात। हमारा एमसी बोलता है कि वेल क्योंकि मेरी गर्दन दुख जाती है ऐसे ऊपर करते हुए बात करने में। अब इस बात को सुनकर लीडर को थोड़ा गुस्सा आता है और यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पर वहाँ पर उस होटल का मालिक आता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाओ, उन सब के लिए अच्छा खाना दो। यहाँ पर जितने भी लीडर होते हैं सब कुछ देख रहे होते हैं और लीडर भी देख रहा होता है कि हमारा एमसी है और उस लीडर के साथ लड़ रहा होता है। सो बोल रहा होता है कि एक मिनट लीडर रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तभी वहाँ पर वांग उस गले में गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रख देता है और बोलता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा, बताओ मुझे, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते और छू भी नहीं सकते हैं। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो। यहाँ पर बेचारा होटल का मालिक कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है और बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डीमन सेक्ट के
थर्ड यंग मास्टर हैं जो कि उनके डीमन लॉर्ड के डिसाइबल हैं। जिस पर बोलता है कि क्या ये डिसाइबल है। फिर यहाँ पर सारे के सारे लोग शांति से बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करके अपना शराब पी रहे होते हैं। वहीं नीचे लीडर और हमारा एमसी बैठा हुआ होता है। सो वहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है, तो आप कैसे हैं। वहीं पर दो लोग ऊपर बैठे हुए होते हैं। सो एक बंदा बोल रहा होता है कि ये थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर कैसे, मैंने तो सुना हुआ था कि क्यूआई ब्लॉकेज से वो अभी भी उठे हैं। जिस पर बोलता है दूसरा बंदा यानी कि वांग कि क्या बात है, वो क्यूआई ब्लॉकेज से अभी भी उठा है, हमारे आने से पहले ही वो उस स्थिति में है। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर सकेगा। इसका मतलब ये कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे कि उस कमीने ने स्क्वाड लीडर को नसों पर चढ़ा रखा है, बेफालतू में वैसी कार्रवाई कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि उसे ख़त्म कर देना चाहिए। जिस पर वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, वो थर्ड यंग मास्टर है, वो भी डीमन लॉर्ड का, ऐसा करना भी मत। हो सकता है कि वो आगे चल कर के एक सक्सेसर बने। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो बोलता है कि नहीं, वो इस शरीर के साथ कर ही क्या सकता है, वो तो अभी अभी मौत से लड़ करके वापस आए, वो इतना ताकतवर नहीं होगा। और भले ही वो सक्सेसर क्यों ना बनने वाला हो, लेकिन फिर भी वह कमज़ोर है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डीमन सेक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोग ही जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उसे बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर सोचो कि अगर हम कोई उम्मीदवार को एक बसकर स्क्वाड पीटता है तो कितनी अच्छी बात होगी, उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्या ये कितना मज़ेदार नहीं होगा। तभी वो बोलता है कि और शराब लेकर के आओ। यहाँ पे हमारे एमसी और लीडर को दिखाया था, जहाँ पे लीडर बोल रही होती है कि मेरा मानना है कि आप पहले से ये बात जानते थे कि हम यहाँ पर डिनर करने के लिए आने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती, सीधा मुद्दे पर आती हूँ। तो आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, बताइए मुझे। हमारा एमसी बोलता है कि क्या बात है, तुम बहुत होशियार हो, तुम लीडर होने के लायक हो, तुम पहले ही समझ गई कि मैं यहाँ पर क्यों आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने के लिए आया हुआ हूँ। और हाँ, ये सच है कि मैं पहले ही बात सारी बातें जानता था और मुझे भी बातें घुमाना पसंद नहीं है, इसीलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम जस्टिस कोर्ट के साथ जाओ और वहाँ जाकर के सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जिस पर लीडर को थोड़ा गुस्सा आता है, बोलती है कि मैं खुद को सरेंडर कर दूँ, लेकिन क्यों। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज़ करने जाती है गुस्से में। हमारा एमसी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम खुद सिलेंडर कर देती हो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे बस तुम्हें अपराधी माना जाएगा और तुम्हारे वेतन में थोड़ा सा कटौती की जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो जस्टिस न्यायालय है वो तुम्हें ज़्यादा सज़ा नहीं देगा। बेहतर होगा कि तुम उसे सच बता दो, तुम्हें जेल नहीं डाला जाएगा। यहाँ पर उन्होंने सोच रही होती कि वो अचानक से आया और अब वो मुझे सिलेंडर होने के लिए कह रहा है, आखिर वो है क्या और वो मेरे बारे में कितना जानता है। तो बोलती है लीडर कि तो फिर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप मुझसे ये बात क्यों कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और मैंने कोई भी यहाँ पर अपराध नहीं किया है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या सच में। तो फिर बस्कर स्क्वाड का जो लीडर है वो हर महीने अपने स्क्वाड पर इतना पैसा कहाँ से खर्च करता है, 1000 यांग। इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है जबकि उसे तो इतनी सैलरी भी नहीं दी जाती है। मेरे ख्याल से शायद वह 2 नंबर का इस्तेमाल करता है। तुम क्रूरता में तो 1 नंबर हो सकते हो, लेकिन ताकत में नहीं। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जबकि यहाँ पर डीमन लॉर्ड की जितनी भी फौज है उसमें सिर्फ 800 यांग खर्च होते हैं, वो भी हर महीने, और तुम्हारा 1000। ऐसा कैसे, तुम्हारा तो एक छोटा सा स्क्वाड है और पूरी फौज में 800 खर्च होता है। हमारे एमसी की बात याद आ रही होती है जब वो इस बारे में किताब में पढ़ रहा होता है जानकारी, और मन सोच रहा होता है इसीलिए मुझे योनसैम पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि वो पूरे की पूरी स्क्वाड का मैनेजमेंट करती है और उसका बजट देखती है। और जब मैंने उसका रिकॉर्ड देखा तो मुझे पता चला कि जो बस्कट स्क्वाड है ये लड़ाकू है और पूरी तरीके से पागल है, लेकिन जो इसका लीडर है वो बहुत पैसे खर्च करता है, इतने पैसे जितने पैसे लीडर की सेना में भी खत्म नहीं होते हैं। हैवेली डीमन की सेना में न जाने कितने लाखों लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें सिर्फ 800 यांग खर्च होते हैं, जबकि स्क्वाड के लीडर में 1000। आखिर ये कैसे है, इसके पैसे आ कहाँ से रहे हैं। इसका बजट भी उसने लिखा हुआ था और यहाँ पर मन में मुस्कुरा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लीडर है वो कहीं और से पैसा हासिल कर रही है, लेकिन कहाँ से। इस सेक्ट में सिर्फ एक ही सीक्रेट व्यक्ति है जो कि ऐसा काम कर सकता है। सो वो बोलता है हमारा एमसी, मैं मानता हूँ कि तुमने किसी तरीके से गलत काम किया है, किसी तरह से किसी के साथ मिलकर के ये सब काम करके पैसे मिल गए होंगे तुम्हें, लेकिन अगर तुम सिलेंडर कर देती हो तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, सिर्फ तुम्हारी सैलरी कटेगी। बेहतर होगा कि तुम जस्टिस कोर्ट के सामने जाओ और अपने आप को सिलेंडर कर दो और अपनी गवाही दे दो। मुझे उस व्यक्ति का नाम भी तुम्हें बताना होगा जिसने तुम्हें पैसा दिया हुआ है, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पर लीडर मुस्कुराती है, मन सोच रही होती कि बहुत खूब, लगता है मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानता है। मैं समझ गई, उसका लक्ष्य स्टार्टिंग से ही मैं नहीं थी बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति था। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे शतरंज की मोहरों की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड की कुर्सी के लिए जितने भी सक्सेसर हैं वो सब आपस में लड़ रहे हैं और वो मुझे इस तरीके से एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। सो एकदम खड़ी होती है गुस्से में और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप इससे झूठी गवाही कहाँ से मिली और ये अफवाह भी, लेकिन ये झूठ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और आपके पास कोई सबूत है क्या इस बारे में कि आप मुझ पर इस तरीके से दबाव डाल रहे हैं? कम से कम सबूत तो आपको देने चाहिए ना। जिस पर हमारा एमसी बोलता है तो क्या बिना सबूत के गलत को गलत नहीं कह सकते हैं? क्या हर चीज़ के लिए सबूत को ज़रूरत है? तुम कुछ ज़्यादा ही लगता है कि मुश्किल बनाने वाली हो। जिस पर वो बोलती है कि थर्ड यंग मास्टर, आप हो जिसने ये सब कुछ मुश्किल बनाया है। हमारा एमसी बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं अब जा रही हूँ, ड्रिंक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि तुमने फोर्थ यंग मास्टर से अपने स्क्वाड के लिए पैसा लिया है ना, और वो पैसा तुमने अपने पूरे के पूरे स्क्वाड के मेंबर्स में बांट दिया है, तो तुमने इनलीगल काम भी शुरू कर दिया है। तुम लोग सिर्फ ब्रूटल नहीं हो बल्कि बेकार भी हो। इस कारण से तुम्हारे जो स्क्वाड है उसका पैसा इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है। हर कोई तुम्हारे बजट के बारे में जानता है और जो बजट दिया गया है तुम उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो आखिर तुम्हारे पास ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? अगर जांच की जाए तुम्हारे खर्चों के बारे में तो तुम्हारे जितने भी कॉमरेड हैं ना वो सब जेल के अंदर पहुंच जाएंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि इससे पहले कि तुम जेल के अंदर जाओ यहाँ पर तुम सारे राज उगल दो जस्टिस कोर्ट के सामने, वरना हो सकता है कि डीमन लॉर्ड इस डीमन स्क्वाड को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें या फिर एक नया स्क्वाड रेडी कर दें या फिर नए मेंबर ढूंढ लें। यहाँ पर बोलती कि यह सचमुच में तुम इसका अंत इस तरीके से देखना चाहते हो? हमारा एमसी बोलता है कि देखो, मैं इसका अंत नहीं देखना चाहता हूँ और तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम कुछ अलग ही महसूस कर रही हो। मैंने कहा है ना कि बस तुम्हें सरेंडर करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम अपनी तलवार निकालने जा रही हो? यहाँ पर वो गुस्से में अपनी की को इन्फ्यूज़ करती है अपने हाथ में, बोलती है कि मैं तुम जैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति को ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगी भी नहीं। इस पर हमारा एमसी बोलता है कि तो क्या तुम मुझे मारने वाली हो? यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि फाइनली वो मेरे झांसे में फंस गई है। यहाँ पर स्क्वाड लीडर तुरंत जाता है अपनी कुर्सी से उठ करके हमारे एमसी की बात को सुन करके। हमारा एमसी उसे नोटिस कर लेता है कि वांग जो है सेकंड लीडर वो आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसा करने की। लेकिन हमारा एमसी एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और उसे इतना ज़ोर से अटैक करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा करके गिरता है। हमारा एमसी बोलता है कि ओह सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से दबा दिया। यहाँ पर स्क्वाड लीडर को भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि अच्छा तो क्या बात है, तुम लगता है लड़ाई चाहते हो। मैं आज कोई भी लड़ाई नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी टीम के एक व्यक्ति को पीटा है, इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत करती हूँ। ये बात याद रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तुमने अपनी लिमिट पार कर दी। वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाती है और अटैक करती है। यहाँ हमारा एमसी भी उसका अटैक को रोकने में नाकामयाब होता है और पीछे निकल जाता है और मन सोच रहा होता है कि ये तो काफ़ी तेज था, तुम काफ़ी अच्छी हो। यहाँ पे स्क्वाड लीडर बोलती है कि 1 साल से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और 1 साल हम लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी तुमने हमारी खुशियों में मुसीबत पैदा की है। और तुम भले ही हेवनली डीमन के डिसाइबल ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी जो भी हमारी खुशियों में मुसीबत पैदा करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। हमारे एमसी बोलती है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो। वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हारे डिनर को बर्बाद किया, वो तो तुम्हारा जो कॉमरेड था वो था, उसने मुझ पर पहले हमला किया तो मैंने बस थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया। और तुम इतना घमंड किस बात पर कर रही हो? अपराध को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती जो तुमने किया है? जिस पर वो बोलती लीडर की क्या बकवास कर रहे हो तुम। अब हमारे एमसी की लड़ाई और लीडर की लड़ाई को नीचे से ऊपर तक जितने भी बंदे होते हैं सब के सब देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं लीडर तुम ही जीतोगे, तुम उसे ख़त्म कर दो वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो लीडर होती है वो बढ़ जाती है हमारे एमसी की तरफ, बोल होती है तुम सचमुच ऐसा करने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, वो तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। हमारे एमसी पर एक के बाद एक अटैक करती है और बोल रही होती है कि क्यों ब्लॉकेज सुधारने के बाद से तुम्हें आराम करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू में नहीं आना चाहिए, तुम बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ पर सारी सारी चीज़ बिगाड़ रहे हो। हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर होता है, बोल रहा होता है क्यों ब्लॉकेज, उससे बीता हुआ कितना समय हो गया, तो बहुत पहले की बात है। तुम्हें लगता है कि अभी सेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है, तुम्हें सेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर बोल रही थी सेक्ट के बारे में क्या बकवास कर रहे हो। हमारा एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करता है, उसे एक जोर से पंच मारता है जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरती है। हमारा एमसी बोलता है कि ओह लगता है कि जवाबी हमला मैंने कुछ ज़्यादा तेज कर दिया। स्क्वाड लीडर को काफ़ी तक गुस्सा आता है और बोल रही होती है कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, अब मैं तुम्हें ख़त्म करके ही मारूंगी, तुम मरने वाले हो। हमारा एमसी बोलता है कि ज़रूर आजा।
देखते हैं किसमें कितना है दम।